इस वीडियो में हम लोग DSC 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे। सेमेस्टर 6 DSC 3 हिंदी ऑनर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूरी विस्तार से जानेंगे। DSC 3 में हमें लोक साहित्य एवं हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के बारे में पढ़ना होगा। तो इसमें पहला में हम लोग साहित्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का लोक तात्विक अध्ययन किसने किया? इसका आंसर है डॉक्टर सत्येंद्र। दूसरा, भारतीय साहित्य शास्त्र कोश के लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर राजवंश सहाय। तीसरा, लोक साहित्य विज्ञान किसने लिखा? तो इसका आंसर है डॉक्टर सत्येंद्र। तीसरा क्वेश्चन है, मालवी लोक साहित्य की रचना किसने की? मालवी लोक साहित्य की रचना डॉक्टर श्याम परमार ने किया। चौथा, हिंदी भक्ति साहित्य में लोक तत्व की रचना किसने की? डॉक्टर रविंद्र भंवर। पांचवा, बुंदेली जनपद और लोक साहित्य का अध्ययन किसने किया? इसका आंसर है श्री कृष्णानंद गुप्त। छठा क्वेश्चन है, श्री श्याम चरण दुबे ने किस बोली का अध्ययन किया? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ी बोली का अध्ययन किया। सातवां, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं का क्या नाम है? राजस्थानी भाषा के अंतर्गत उनकी उपभाषा है मारवाड़ी। दूसरा, ढूढ़ाड़ी। तीसरा, मालवी। चौथा, मेवाती। पांचवा, वागड़ी। आठवां, कनूजी लोक साहित्य का संग्रह किसने किया? तो इसका आंसर है श्री संतराम अनिल ने किया। नौवां क्वेश्चन, बुंदेली लोक साहित्य का क्या क्षेत्र है? मतलब कौन कौन क्षेत्र आता है? तो इसका आंसर है ग्वालियर, भिंड, भेलसा, गुना, शिवपुरी, दतिया, टोकीमगढ़, छत्तीसपुर, पन्ना, सागर, जबलपुर, बैतूली, छिंदवाड़। यह बुंदेली लोक साहित्य का क्षेत्र है। 10वां में है, संत और बसंत दो भाइयों की लोक कथा किस लोक कथा है? मतलब किस भाषा में लिखा गया लोक कथा है संत और बसंत? तो यह बुंदेली का लोक कथा है। 11वां, भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन किसने किया है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन किया। 12वां, अवधी लोक जनपद का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो इसका उत्तर है हरदोई, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर। 13 क्वेश्चन है, लोक शब्द का पर्याय कौन शब्द होता है? तो इसका लोक का मतलब होता है जन। 14 में है, लोक साहित्य और सृष्ट साहित्य का मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर है सृष्ट साहित्य लिखित होता है और लोक साहित्य अलिखित एवं मौखिक होता है। मतलब लोगों द्वारा कहा गया साहित्य को हम लोग लोक साहित्य कहते हैं। 15 क्वेश्चन, लोक साहित्य का प्रचार प्रसार कहाँ पर अधिक होता है? तो इसका लोक साहित्य का प्रचार प्रसार अशिक्षित एवं अर्धशिक्षित वर्ग में, क्योंकि अशिक्षित लोग लोक साहित्य का बढ़ावा देते हैं। 16 क्वेश्चन है, लोक साहित्य की भाषा किसी होती है? मतलब स्वतंत्र, अलंकार विहीन, सरल भाषा। मतलब कि उसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं होता है, क्योंकि उन्हें अलंकार के उतना मालूम नहीं होता है अशिक्षित लोगों को। 17, शिष्ट साहित्य की भाषा कैसी होती है? सुसंस्कृत, व्याकरणबद्ध, नियमानुकूल एवं शास्त्रीय नियमानुसार। 18, क्या लोक साहित्य सिद्धांत में बंधा होता है? नहीं, लोक साहित्य का कोई भी सिद्धांत नहीं होता है, व्याकरण कुछ भी नहीं होता है। 19, शिष्ट साहित्य का सिद्धांत बंधा होता है? उत्तर, शिष्ट साहित्य शास्त्रीय मर्यादा का पूर्णतः पालन करता है। जो शास्त्रीय मर्यादा का होता है उसका पालन किया जाता है शिष्ट साहित्य में। 20 क्वेश्चन है, संस्कृत इतिहास की सामग्री कहाँ सुरक्षित है लोक साहित्य में? जो सांस्कृतिक
इतिहास का सामग्री लोक साहित्य में सुरक्षित है। लोगों द्वारा जैसे सांस्कृतिक, जो आदिवासी का संस्कृति है तो उनका अपना लोक साहित्य है तो वह सुरक्षित है। आप इसमें चैप्टर 1 खत्म हुआ। अब चैप्टर 2 लोक साहित्य की प्रमुख रूप में लोक नाटक, लोक कृतियाँ, लोक कथा, लोकगीत आदि से संबंधित सवाल इसमें आएंगे। तो सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस साहित्य में जनता जनार्दन का अखिल एवं विराट स्वरूप दिख पड़ता है? लोक साहित्य में क्या लोक कथा में इतिहास का सामग्री मिलता है? हाँ, प्रचुर मात्रा में मिलता है। लोक कथा में इतिहास होगा तब ना, जिससे अलाउद्दौला की कहानी इतिहास से ही रिलेटेड है और लोक कथा में कहा जाता है, तो उसी प्रकार से लोक कथा में सबकी प्रचुर मात्राएं होती है, इतिहास से ही संबंधित होती है। तीसरा, समाज का प्रतिबिंब किस साहित्य को कहा जाता है? श्रेष्ठ साहित्य को समाज का प्रतिबिंब कहा जाता है। समाज का दर्पण। चौथा, समाज की आत्मा का प्रतिबिंब किस साहित्य को कहा जाता है? लोक साहित्य। समाज की आत्मा का प्रतिबिंब लोक साहित्य को कहते हैं और श्रेष्ठ साहित्य को समाज का प्रतिबिंब। मतलब इसमें आत्मा आ जाता है और इसमें आत्मा नहीं आता है, तो यह आप शॉर्ट में जान सकते हैं। पांचवा में है, किस देश या जाति की सांस्कृतिक परंपराओं को ज्ञात करने में कौन साहित्य उपयुक्त है? तो इसका आंसर है लोक साहित्य। छठा, जनजीवन का दर्पण किससे कहा जाता है? जनजीवन का दर्पण लोक साहित्य को कहा जाता है। सातवां, लोकगीत में प्रमुख कौन सा गीत है? लोकगीत में प्रमुख है संस्कार गीत। आठवां, मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार का आगमन होता है? 16 संस्कार, जिसे एक संस्कार है कर्णभेदन संस्कार, मूढ़न संस्कार, वैसे ही 16 प्रकार के संस्कार होते हैं एक लोगों के जीवन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संस्कार के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रकार है 16 प्रकार के संस्कार। 9 में है, राजस्थानी लोकगीत के लेखन का क्या नाम है? मतलब राजस्थानी लोकगीत का लेखक का क्या नाम है? तो पंडित सूर्यकरण पारिक। क्या मुंडन के गीत को संस्कार गीत कहा जाता है? हाँ, 11, क्योंकि मुंडन भी संस्कार में आता है। 11 में, क्या लोक कथा के रचनाकार के नाम का पता चलता है? नहीं चलता है, क्योंकि लोक कथा लोगों द्वारा कही जाती है, जिसे दादा परदादा से लोग अपने पूर्वजों से सुनने आते हैं। लोक कथाएं का निवास कहाँ होती है? लोकखंड, यानी लोकखंड लोगों के समूह में लोक कथाओं का निवास होती है, उसी से वह डेवलप होता है। क्या लोक कथा गय होता है? तो इसका आंसर है हाँ। 14, लोक कथा का मुख्य तत्व क्या है? लोक कथा का मुख्य तत्व है उसका संगीत। क्या अंग्रेजी लोक कथा का उपदेशात्मक प्रवृत्ति रहती है? नहीं। 6, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है आदर्शमुखी, आदर्शमुख। 17, लोक कथा का कथानक कैसे होता है? सरल और स्वाभाविक। 18 क्वेश्चन में है, क्या भारतीय लोक कथा में यथार्थ घटना की प्रधानता रहती है? हाँ, कोई घटना पर आधारित रहता है लोक कथा। 19, लोक कथा में किसका वर्णन होता है? लोक कथा में साहस, वीरता, उदारता का वर्णन होता है, क्योंकि वीरों की ही लोक कथा कही जाती है। 20, लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? लोक साहित्य की भूमिका के लेखक है कृष्णदेव उपाध्याय। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। 21, हिंदी भाषा के लोकगीतों का प्रथम संग्रह किसने किया? रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी भाषा के लोकगीतों का संग्रह करना प्रारंभ किया प्रथम। 22, हिंदी में लोकगीतों का विवरण, हिंदी में लोकगीतों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? रामनरेश त्रिपाठी ने ही विवरण भी किया और उनका गीतों का संग्रह करने का भी उन्होंने ही शुरू किया, रामनरेश त्रिपाठी। 23, प्रयाट ने लोक कथा का उद्गम कहाँ से माना है? यौन प्रकृति से। 24, लोक नाटकीय किसे कहते हैं? लोक नाटकीय का संबंध विशिष्ट शिक्षित समाज से भिन्न सर्वसाधारण के जीवन से
होता है। 25 लोक साहित्य विज्ञान के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है डॉक्टर सत्येंद्र। 26 लोककृतियाँ का प्रयोग किस लिए होता है? कथन के तीव्रता और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, जिसे हम लोग कमेंट्स व्यंग कहते हो, वैसा ही लोककृतियाँ हैं। 27 भंडारी की लोककृतियाँ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? वर्षा, नीति, स्वस्थ एवं शगुन के क्षेत्र में। 28 में है अंग्रेजी के फोकलर का पर्याप्त हिंदी में कौन शब्द है? लोकवार्ता। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का संग्रह किसने किया? श्री श्यामचरण दुबे। 30 कारवी साहित्य का संग्रह सर्वप्रथम किसने किया? 2 महिला, जिसका नाम था सीता देवी और दमयंती देवी ने किया। 21 पंचतंत्र में क्या व्यक्त हुआ? नीति कथाओं का भंडार है। पंचतंत्र में क्या व्यक्त हुआ है? नीति कथाओं का भंडार है, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा पंचतंत्र के। 32 हितोपदेश क्या है? यह नीति प्रधान एवं उपदेश प्रधान ग्रंथ है। जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं जो कहानी है, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाएं हैं जातक कथाएं में। 34 ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन किसने किया? तो इसका आंसर है डॉक्टर सत्येंद्र। 35 भवाई गीत का प्रचलन कहाँ हुआ है? गुजरात में भवाई। 36 जट जटनी कहाँ का लोक नाटक किया है? संपूर्ण मिथिला क्षेत्र का। विदेशिया नाटक का शुभारंभ किसने किया? भिखारी ठाकुर ने। 38 रास नाटक का मुख्य क्षेत्र कहाँ है? ब्रजमंडल में, मथुरा और वृंदावन में। 39 नायाब नाटक कहाँ पर प्रचलित है? यह बंगाल प्रदेश के मेमन सिंह जिला में खेला जाता है। 40 कोसी गीत किसे कहते हैं? उत्तर कोसी मैया को प्रसन्न करने के लिए जो गीत गाया जाता है वह कोसी गीत कहलाता है। अब हम लोग DSC 3 का हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा से संबंधित सवाल और जवाब जानेंगे। इससे पहले हम लोग लोक साहित्य से संबंधित सवाल जवाब जानते थे, तो इसमें हम लोग जानेंगे हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा, जो जिसमें मैथिली शरण गुप्त से संबंधित चैप्टर 1 में है, इकाई 1 में। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है चिरगांव। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लिखेंगे 3 अगस्त 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। आप मौर्य विजय किसकी रचना है? तो इसका आंसर है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 29 मार्च सन 1963 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। माखनलाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी का निधन 1967 ईस्वी में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कृति है? मतलब इसमें उदाहरण दिया गया है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेवा संदर्भ, रंगभूमि, वेणु लोक गुजे धरा, और इसमें से कोई नहीं, तो इसका होगा वेणु लोक गुजे धरा। आप वैकल्पिक विषय जानेंगे, इसमें हम लोग वैकल्पिक में जानते हैं ऑब्जेक्टिव में दूसरा इकाई हिंदी के राष्ट्रीय काव्यधारा के दूसरा चैप्टर में, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित सवाल है। रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित तो प्रश्न है, कविवर रामधारी सिंह दिनकर का पूरा नाम क्या है? मतलब दिनकर का पूरा नाम क्या है? तो दिनकर का पूरा नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। रामधारी सिंह दिनकर ने स्नातक उपाधि कब ग्रहण की, यानी कि BA पास कब किया? तो इसका आंसर है 1932 ईस्वी को उन्होंने BA पास किया, स्नातक की डिग्री प्राप्त की। रामधारी सिंह दिनकर ने स्नातक कहाँ से किया? स्नातक उन्होंने पटना बिहार से किया। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर बिहार सिमरिया
में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को उनका निधन हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो इसका आंसर है सन 1947 ईस्वी में उन्होंने विभाग के अध्यक्ष यानी कि बोल सकते हैं HOD अध्यक्ष। रामधारी सिंह दिनकर को डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली? डायरेक्ट की उपाधि कब मिली? 1962 यानी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की डायरेक्ट की उपाधि। 9 रामधारी सिंह दिनकर को डॉक्टरेट की उपाधि किस महाविद्यालय से मिली? PhD की उपाधि कर सकते हैं भागलपुर विश्वविद्यालय से। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो इसका आंसर है 1948 ईस्वी को। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो इसका आंसर है 1972 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी के चलते। उर्वशी जिसमें एक प्रेम कथा है। 12 हुंकार के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आप हल्दी घाटी किसकी रचना है? हल्दी घाटी रचना है श्याम नारायण पांडे की। श्याम नारायण पांडे का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर के साथ ही, मतलब सेम ईस्वी में। सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित सवाल है ये। सुभद्रा कुमारी चौहान का समय कार्यकाल यानी 1904 में जन्मे और 1948 ईस्वी में उन्हें अल्पवायु में ही मृत्यु हो गई थी दुर्घटना में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मतलब हुआ था पैराग में। पैराग जो उत्तर प्रदेश में आता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। छायावादी युग से उनकी काव्य यात्रा प्रारंभ होती है, छायावादी युग से। सुभद्रा जी की प्रेरिका मतलब किससे उन्होंने प्रेरणा लेकर लिखी? तो इसका आंसर है लक्ष्मीबाई, क्योंकि उन्होंने ही झांसी की रानी लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, तो उनके प्रेरणादायक लक्ष्मीबाई थे। तो ये थे हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 DAC 3 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे बाहर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। इसमें हम लोग हर एक छोटे बड़े सवाल को लेकर चले हैं जो कि बन सकता है ऑब्जेक्टिव से, और आपको हर ऑब्जेक्टिव सवाल को सही जवाब देना है तो आपको पूरी डिटेल से पढ़ना होगा, पूरी विस्तार से। और पूरी विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ हिंदी से संबंधित कोई भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।